अगले महीने कार्निक की शादी होने वाली थी। वो अपनी मंगेतर कमल को खत लिखकर पोस्ट करता है और एक प्लेन में चढ़ता है। ये एक चार्टर प्लेन है जिसे पहले बॉम्बे से बैंकॉक तक और फिर वहां से हांगकांग जाना है। हांगकांग में प्लेन में सवार होने वाले हैं चीन के प्रधानमंत्री जू एनलाई। यहाँ क्रू प्लेन का फ्यूल रिफिल करने के लिए कुछ देर ठहरता है। कार्निक और पायलट और बाकी क्रू मेंबर खाना खाते हैं। इस दौरान अंग्रेजी सा दिखने वाला एक व्यक्ति उनके पास पहुंचता है। वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और प्रधानमंत्री जू एनलाई का इंतजार करने लगते हैं। इनके साथ जाने वाला एक डेलीगेशन पहले ही वहां पे पहुंच चुका हुआ है। एन मौके पर खबर आती है कि जू एनलाई का प्रोग्राम चेंज हो गया है। इसके बाद प्लेन चीन के डेलीगेशन को लेकर आगे रवाना होता है। प्लेन की आखिरी मंजिल है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। अगले 5 घंटे प्लेन दक्षिण चीन समुद्र के ऊपर आराम से यात्रा करता है। खाना परोसा जाता है और खाने के बाद वाली सिगरेट भी। करीब 3 बजे कार्निक समेत प्लेन के सभी यात्रियों को एक बम धमाका सुनाई देता है। कार्निक को लगता है कि बैगेज एरिया से धमाके की आवाज आई है, लेकिन कुछ देर में प्लेन के दाएं पंख में आग लग जाती है और कार्निक समझ जाता है कि धमाका फ्यूल टैंक में हुआ है। धीरे धीरे धुआं पूरे प्लेन में भरने लगता है। कार्निक और बाकी क्रू दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी जाम हो चुका है। इसके बाद प्लेन 18,000 फीट की ऊंचाई से सीधे समंदर में डाइव करता है और क्रैश हो जाता है। 16 लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। किस्मत से कार्निक और 2 लोगों की जान बच जाती है और 2 लोगों की कार्निक के अलावा 8 घंटे बाद उन्हें पास के एक आइलैंड से रेस्क्यू कर लिया जाता है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 11 अप्रैल है और आज की तारीख का संबंध है एक प्लेन हादसे से। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। कुकू एफएम भारत में पॉडकास्टिंग के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जिस पर 1000 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट मौजूद है। साथ ही इस ऐप पर आपको मिल जाएंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियां, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स भी। याद रखिए, LT50 ये कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक देख सकते हैं। वापस लौटते हैं प्लेन क्रैश वाले किस्से पर। ये 1955 की बात है। हिंदी चीनी भाई भाई का दौर था। तब डिफेंस मिनिस्टर VK मेनन चीन के दौरे पर जा चुके थे। उनके बाद विजय लक्ष्मी पंडित का दौरा हुआ था। गोवा पर भारत के दावे का चीन समर्थन कर रहा था और कुल मिलाकर दोनों देशों के रिश्तों में गर्मजोशी होती थी। 1955 में बांगडोंग इंडोनेशिया में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ये गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन था जिसे लीड कर रहे थे भारत और चीन। नेहरू खास तौर पर कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और USSR के बरक्स एक तीसरा धड़ा खड़ा किया जाए जो किसी का भी धड़ा न हो, नॉन अलाइन। चीन के प्रधानमंत्री जू एनलाई को इंडोनेशिया ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू ने खास विमान भेजा। ये लॉकहीड मरीन का L749A कॉन्स्टलेशन एयरक्राफ्ट था जो अमेरिकन मेड था। भारत ने इस दौर में एयर इंडिया के लिए ऐसे कई सारे एयरक्राफ्ट खरीदे थे जिन्हें मालाबार प्रिंसेस, हिमालयन प्रिंसेस, बंगाल प्रिंसेस आदि नाम दिए गए थे। कितनी प्यारी चीज है कि आप हवाई जहाज को नाम देते चल रहे हैं। एयर इंडिया में काफी समय तक ये होता रहा। जो प्लेन जू एनलाई को ले जाने वाला था उसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस। आज ही के दिन 11 अप्रैल 1955 को कश्मीर प्रिंसेस दक्षिणी चीनी सागर में क्रैश कर गया था और इस घटना में चीन और भारत के कई नागरिक मारे गए थे। चूंकि इस प्लेन में चीन के प्रधानमंत्री सवार होने वाले थे, इसीलिए सवाल लाजमी था कि क्या ये प्लेन क्रैश सिर्फ हादसा था या कोई साजिश। क्या बीजिंग को इस साजिश की जानकारी पहले से थी और इसीलिए जू एनलाई ने आखिरी समय में अपना प्लान चेंज किया। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर बीजिंग को इस साजिश की खबर पहले से थी तो उन्होंने जानबूझकर भारतीय और चीनी नागरिकों को मर क्यों जाने दिया। इन सवालों के जवाब पाने के लिए तहकीकात की जरूरत थी, लेकिन मामला इंटरनेशनल होने के चलते कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। प्लेन भारत का था लेकिन मेड इन US था। हांगकांग से टेक ऑफ किया था जो तब ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में था। प्लेन में सवार थे चीनी नागरिक और प्लेन क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में। यानी इस केस से 5 देश जुड़े थे और जुड़ी थी इन 5 देशों की जांच एजेंसियां। भारत की तरफ से तहकीकात के लिए भेजा गया आरएन काओ को। काओ तब IB में होते थे और इंटरनेशनल इंटेलिजेंस में ये उनका पहला मिशन था। हांगकांग पहुंचकर काओ ने अपनी तहकीकात शुरू की और इस दौरान वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस, चीनी इंटेलिजेंस और CIA के संपर्क में आए। बाद में यही नेटवर्क काम आए जब रॉ का गठन हुआ। रॉ RNAW
तहकीकात की शुरुआत में ही बीजिंग ने ऐलान कर दिया कि यह चीन के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी और इसमें अमेरिका यानी कि CIA का हाथ था। लेकिन असली बात कुछ और थी। मामला चीन और ताइवान से जुड़ा था। दरअसल चीन में हुए गृह युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC की जीत हुई थी और चियांग काई शेक की कुओमिंतांग सरकार को ताइवान में शरण लेनी पड़ी थी। दोनों अपने अपने को चीन कहते हैं ना। ताइवान जिसको हम कहते हैं वो भी चीन कहता है खुद को असली, और जिस चीन की को आज चीन कहा जाता है वो भी खुद को कहता है चीन असली। दोनों दुकान कहती है कि हम असली हैं, हमारी कोई शाखा नहीं। अमेरिका कम्युनिस्ट सरकारों का धुर विरोधी होता था तब, इसीलिए 1954 में उन्होंने ताइवान को समर्थन दे दिया क्योंकि डेमोक्रेसी बन रही थी। यहीं से अमेरिका और चीन में ठन गई। उधर कुओमिंतांग लगातार कोशिश कर रहा था कि किसी तरह चीन को घुटनों पर ला लिया जाए। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि ज़ू एनलाई की हत्या कर चीन को एक बड़ा झटका दिया जाए। जैसे ही चियांग काई शेक को खबर लगी कि ज़ू एनलाई हांगकांग से जकार्ता के लिए फ्लाइट में सवार होने वाले हैं, हांगकांग में कुओमिंतांग की टीम सक्रिय हो गई। उन्होंने हांगकांग एयरपोर्ट में काम करने वाले एक आदमी का पता लगा लिया। 34 साल का जू जिमिन एयरक्राफ्ट क्लीनर के तौर पर काम करता था और जुए के चक्कर में काफी उधार में चल रहा था। कुओमिंतांग ने उसे प्लेन में बम लगाने का काम सौंपा और बदले में 6 लाख हांगकांग डॉलर देने का वादा किया। साथ ही उसे ताइवान में शरण देने का भी वादा किया गया। RN काओ तब तहकीकात के लिए हांगकांग पहुंचे। जू जिमिन वहां से एक एयरक्राफ्ट में सवार होकर तब तक निकल चुका था। खास बात यह थी कि जिस एयरक्राफ्ट में जिमिन भागा था वो एक अमेरिकन कंपनी का था, इसीलिए शक बढ़ा कि अमेरिका का भी इसमें रोल था। जब प्लेन का मामला खंगाला गया तो पता चला कि बम का डेटोनेटर भी अमेरिकन मेड था। काओ अपनी तहकीकात जारी रखे हुए थे, लेकिन उनके नोट्स के अनुसार हांगकांग उनका इस्तेमाल बीजिंग से खबरें निकालने के लिए कर रहा था। काओ के लिए तब तक तो इतना पक्का हो चुका था कि प्लेन को बम से उड़ाने की साजिश ताइवान की कुओमिंतांग सरकार ने की है, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। ज़ू एनलाई ने आखिरी मोमेंट में अपना डिसीजन चेंज किया क्यों? आधिकारिक कारण दिया गया था कि उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन ऑब्वियस था कि उन्हें पहले ही इस धमाके की खबर लग चुकी थी। कैसे? दरअसल चीन की इंटेलिजेंस कुओमिंतांग के हांगकांग ऑपरेशन पर काफी लंबे समय से नजर रखे हुए थी। ज़ू को भी इस प्लान की खबर बहुत पहले पहुंचा दी गई थी, इसीलिए उन्होंने पहले तो यात्रा की तारीख 18 से बदलकर 11 की और फिर लास्ट मोमेंट में अपना नाम चार्टर से हटा भी दिया। इसके बाद 14 तारीख को ज़ू एनलाई रंगून पहुंचे और वहां नेहरू से मुलाकात की और वहां से फिर दोनों ने साथ में जकार्ता तक की यात्रा की। अब सवाल यह कि बीजिंग ने बम धमाके को होने ही क्यों दिया? चीनी चाहते तो प्लेन को उड़ने से पहले ही रोक सकते थे, नहीं किया। क्यों? इसके दो कारण थे। ज़ू एनलाई चाहते थे कि बम विस्फोट हो ताकि वो इस बहाने हांगकांग में छिपे कुओमिंतांग एजेंट्स को बाहर निकाल सकें। दूसरा मकसद था कि इस बहाने उन्हें अमेरिका के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का मौका मिल जाए। 1971 में जब ज़ू और अमेरिकी राजनयिक हेनरी किसिंजर की मुलाकात हुई तो ज़ू ने 2 टूक पूछा, क्या CIA ने मुझे मरवाने की कोशिश की थी? तब हेनरी किसिंजर ने जवाब दिया कि आप CIA की काबिलियत को कहीं ज्यादा करके आंक रहे हैं। इस घटना के कई साल बाद एक कश्मीर प्रिंसेस दोबारा खबरों में आया। जॉन स्मिथ नाम का एक अमेरिकन दिल्ली स्थित US एम्बेसी में कोड क्लर्क का काम करता था। स्मिथ डिफेक्ट कर USSR से मिल गया और उसने कश्मीर प्रिंसेस प्लेन क्रैश को लेकर कुछ नए दावे किए। आपको याद होगा कि हांगकांग में जब क्रू खाना खा रहा था तब एक अंग्रेज उनके पास आकर कुछ सवाल पूछ रहा था। स्मिथ के अनुसार यह व्यक्ति एक CIA एजेंट था और उसने कुओमिंतांग एजेंट्स को 2 सूटकेस पहुंचाए थे। हालांकि इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चक्कर में 16 लोगों की मृत्यु हो गई और इस मामले में एक भी व्यक्ति को कभी सजा नहीं हुई। घटना के बाद इंडोनेशिया में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने ज़ू एनलाई का परिचय बाकी दुनिया के देशों से कराया। चीन तब तक अधिकतर देशों के साथ डिप्लोमेटिक संबंध नहीं बना पाया था और नेहरू की मदद से उन्हें दक्षिण एशिया और अफ्रीका के कई देशों से मान्यता मिली। 1959 तक हिंदी चीनी भाई भाई का नारा गूंजता रहा। फिर 1959 में दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी और यहां से बात आगे बढ़ते बढ़ते 1962 के युद्ध तक पहुंच गई। दलाई लामा का प्रसंग हमने आपको 31 मार्च के एपिसोड में बताया था, चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे साथी जेरी ने। देखते रहिए दी लर्नर टॉक।